हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। कल हमने दूरी और विस्थापन के बारे में डिस्कस कर लिया था कि दूरी क्या होती है और विस्थापन जो है वो किस तरीके से हम लोग निकालते हैं। उसके एग्जाम्पल भी हम लोगों ने देख लिए थे। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग बात करेंगे चाल और वेग की, कि चाल जो है वो क्या होती है और वेग जो होता है वो क्या होता है। तो चलिए दो पार्ट के अंदर अपन डिवाइड कर लेते हैं। चाल यानी स्पीड और दूसरा जो है अपने पास वो है वेग यानी वेलोसिटी। ठीक है, तो चाल और वेग दोनों के अंदर दोनों ही जो है दोनों का मात्रक समान होता है, लेकिन क्या फ़र्क क्या होता है दोनों के अंदर। चाल क्या होती है और वेग क्या होता है। तो अगर हम लोग बात करें चाल की, तो चाल जो है वो क्या होती है कि हम लोग बोलते हैं कि किसी वस्तु की स्थिति परिवर्तन की दर जो होती है, स्थिति परिवर्तन की दर जो होती है उसे क्या बोला जाता है, चाल बोला जाता है। और अगर हम वेग की बात करें तो वेग जो है वो क्या होता है, हम लोग बोल देते हैं कि वेग जो है वो क्या होता है, किसी वस्तु की एक निश्चित दिशा में स्थिति परिवर्तन की दर। दोनों के अंदर देख लो क्या अंतर आ रहा है। निश्चित दिशा यानी अगर दिशा हो तो वेग, और अगर वेग दिशा के बिना हो केवल परिमाण हो तो वो क्या होती है, चाल होती है। तो किसी वस्तु की स्थिति परिवर्तन की दर तो होती है चाल, और किसी वस्तु की एक निश्चित दिशा में स्थिति परिवर्तन की जो दर है वो होती है वेग। ठीक है, अब वेग चाल की हम लोग बात करें तो चाल जो है ये क्या होती है। चाल जो है वो है स्थिति परिवर्तन की दर, यानी दर का मतलब हो गया कि समय के साथ उस कण की स्थिति किस प्रकार से बदल रही है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, चाल बोलते हैं। ध्यान रखना, समय के साथ उस कण की स्थिति जो है वो किस प्रकार से बदल रही है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग बोलेंगे चाल। अब देखिए अगर आगे चले हम लोग चाल के ऊपर, तो चाल जो है वो कई प्रकार की होती है। जैसे सबसे पहले हमने बोल दिया एक समान चाल, या फिर मैं बोल दूं समरूप चाल। तो एक समान चाल या समरूप चाल का मतलब क्या होता है कि कोई कण जो है, यदि कोई कण समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे, समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एक समान चाल या समरूप चाल बोलेंगे। जैसे एक कण है वो 1 सेकंड के अंदर 4 मीटर की दूरी तय कर रहा है, अगले 1 सेकंड में भी अगर वो 4 मीटर की ही दूरी तय कर रहा है, उससे अगले से 1 सेकंड के अंदर भी अगर वो 4 मीटर की ही दूरी तय कर रहा है, तो मैं कहूँगा ये जो कण है वो एक समान चाल या समरूप चाल से गतिशील है। तो समरूप चाल या एक समान चाल का मतलब क्या हो गया कि समान समय अंतराल में समान दूरी अगर कण तय करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक समान चाल या समरूप चाल बोलते हैं। अब यहाँ पर वेग के अंदर भी यही, वेग जो है इसको अगर हम लोग बोलें तो ये क्या होता है, एक समान वेग आपको बोल दे या फिर समरूप वेग आपको बोल दे, तो इन दोनों का मतलब एक ही है। कोई कण समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे, यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, कोई कण समान समय अंतराल में
समान। अब देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, दिशा ले रहे हैं ना, तो दिशा की ले रहे हैं तो दूरी नहीं लेंगे, क्योंकि दूरी जो है वो तो कैसी राशि हो गई, अदिश राशि हो गई। तो क्या ले, कोई कण समान समय अंतराल में समान विस्थापन, क्योंकि विस्थापन जो है वो कैसी राशि है, सदिश राशि है, समान विस्थापन तय करे, तो उसे हम लोग क्या बोल देंगे कि ये जो कण है वो एक समान वेग या समरूप वेग से गतिशील है। अब चलिए अगर नेक्स्ट प्रकार की हम लोग बात करें तो नेक्स्ट जो अपने पास प्रकार होता है उसे हम लोग बोलते हैं असमान चाल। तो नाम से ही स्पष्ट है, असमान चाल या फिर असमरूप चाल आपको बोल दे। तो असमान चाल का मतलब क्या हो गया कि कोई कण समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करे, असमान दूरी तय करे। यानी क्या मीनिंग हो गया कि पहले 1 सेकंड में जो है वो कण दूरी तय कर रहा है 4 मीटर, अगला जो 1 सेकंड है इसके अंदर वो दूरी तय कर रहा है 5 मीटर, फिर अगला 1 सेकंड जो है इसके अंदर उसने ब्रेक लगाकर काम लिया तो 3 मीटर की वो दूरी ही तय कर रहा है। यानी प्रत्येक से समय अंतराल का मतलब क्या हो गया कि ये जो भाग है समय का एक निश्चित भाग है, इस भाग के अंदर जो तय दूरी है वो क्या है, अलग अलग है। और समय अगर समान समय अंतराल के लिए दूरी का मान अलग अलग होगा तो हम बोलेंगे वो कण जो है वो असमान चाल से गति कर रहा है। अगर यहाँ पर हम लोग बात कर दे असमान वेग की, तो असमान वेग हम लोग बोल दे। एक समान वेग जो है इसे नियत वेग भी बोला जाता है, इसे नियत चाल भी बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं, नियत वेग, इसको बोल सकते हैं नियत चाल। असमान वेग का मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि कोई कण समान समय अंतराल में असमान विस्थापन तय करे, तो उसे हम लोग क्या बोल देंगे, असमान वेग बोल देंगे। यानी समय जो है उसका मान तो नियत है कि हम 1 सेकंड ही देख रहे हैं या 2 सेकंड ही देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 सेकंड में तय दूरी 5 + 4 9 मीटर है, तो अगले 2 सेकंड के अंदर तय दूरी जो है वो कितनी हो गई अपने पास, 3 + 2 5 मीटर हो गई। तो कोई भी एक समय अंतराल लें और उस समय अंतराल के अंदर अगर तय की गई दूरी अलग है तो असमान चाल, और अगर तय किया गया विस्थापन, अगर तय की गई दूरी अलग है तो असमान चाल, और अगर तय किया गया विस्थापन असमान है तो असमान वेग वो हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग प्रकार की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो अपने पास काम में आते हैं वो 2 प्रकार हैं। सबसे पहले हम लोग बात करें औसत चाल की, ठीक है, और हम लोग बात करें औसत वेग की। तो अब मैं जो 2 प्रकार बताने जा रहा हूँ वो सबसे ज़्यादा काम में आने वाले हैं। औसत वेग यानी एवरेज वेलोसिटी, और औसत चाल यानी एवरेज स्पीड। अब औसत चाल जो है वो क्या होती है कि असमान चाल, एक समान चाल, ये तो हम लोग जो है वो किसी भी चाल को बोल सकते हैं, ठीक है, पूरा पथ देखकर। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैंने गति जो शुरू की वो 4 मीटर प्रति सेकंड से गति करना शुरू कर रहा हूँ, लेकिन खाली रोड जो है वो देखकर मैंने स्पीड को इंक्रीज कर लिया, अपने को 50 मीटर प्रति सेकंड कर लिया, 100 मीटर प्रति सेकंड कर लिया, ठीक है, और 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति करता हुआ फिर मैंने ब्रेक लगाए, ब्रेक लगाकर फिर मैं गति को कम करूंगा और लास्ट में जाकर मैं रुक गया एक जगह। तो अब जब पूरा पथ हम लोग तय कर रहे हैं तो स्पीड जो है वो निरंतर बदल रही है, यानी कभी ब्रेक लगा दिया तो स्पीड कम हो गई, कभी स्पीड को बढ़ाकर 100 मीटर प्रति सेकंड कर दिया। तो इसी तरीके से अगर हम पूरे पथ की बात करें तो पूरे पथ के अंदर अगर आप लोगों को चाल का एक ही मान देखना है, पूरे पथ के दौरान चाल का एक ही मान देखना है, तो वो चाल क्या कहलाती है, औसत चाल कहलाती है। यानी मैं क्या लिख दूं, मैं ये लिख दूंगा
चाल का औसत मान औसत चाल कहलाती है। औसत चाल कहलाती है। संपूर्ण पथ की बात कर रहे हैं हम। संपूर्ण पथ में चाल का औसत मान औसत चाल कहलाती है। औसत वेग की हम लोग बात करें तो मैं क्या बोलूँगा, अब देखो चाल के अंदर दूरी आती है, दूरी के लिए हमने कौन सा नाम यहाँ पर इस्तेमाल कर लिया, पथ का। अब वेग की बात करें तो वेग में क्या आता है, विस्थापन। क्या विस्थापन पथ पर निर्भर करता है क्या, नहीं करता। विस्थापन के लिए तो हम प्रारंभिक और अंतिम बिंदु ही देखते हैं। तो औसत वेग जो है इसके लिए मैं क्या लिखूंगा कि जो प्रारंभिक व अंतिम बिंदु है, प्रारंभिक व अंतिम बिंदुओं के मध्य वेग का औसत मान औसत वेग कहलाता है। औसत वेग कहलाता है। यानी प्रारंभिक और अंतिम बिंदु देखना है, उन दोनों के मध्य जो वेग का औसत मान है वो क्या हो जाएगा, औसत वेग हो जाएगा। अब ये जो औसत चाल और औसत वेग है इसको निरूपित किया जाता है v से, और v अगर औसत है तो मैं नीचे लगा देता हूँ av, मतलब हो गया एवरेज, औसत। ठीक है, तो जो औसत चाल होती है वो औसत चाल क्या हो गई, संपूर्ण पथ की लंबाई, संपूर्ण पथ की लंबाई बटे में समय, टोटल कितना वो समय ले रहा है उस पथ की लंबाई को कवर करने में। संपूर्ण पथ की लंबाई, या फिर मैं इसे क्या बोल सकता हूँ, तय की गई दूरी बटे में समय। तय की गई दूरी बटे में समय हो गया। अब औसत चाल जो है वो दो प्रकार की हो सकती है। कौन कौन सी औसत चाल जो है वो दो प्रकार की कौन कौन सी हो सकती है, एक तो हो सकती है दूरी औसत चाल और दूसरी होती है समय औसत चाल। औसत वेग की हम लोग बात करें तो औसत वेग को भी हम लोग v एवरेज से ही डिनोट करेंगे। क्या हो जाएगा, प्रारंभिक व अंतिम बिंदु के बीच की बात कर रहे हैं तो प्रारंभिक व अंतिम बिंदु के मध्य की दूरी क्या होती है, विस्थापन। तो मैं क्या लिख देता हूँ, जो औसत वेग है वो क्या होता है, विस्थापन बटे में समय होता है। अब जैसे इसी को जो है वो हम थोड़ा सा और देखना चाहें कि मान लो आपके पास कोई कण है जो यहाँ से गति करना शुरू कर रहा है। गति करना शुरू करेगा, वो विराम से अगर गति करना शुरू करेगा मतलब समय हमेशा कितना लोगे आप लोग, 0। अगर विराम से वो गति करना शुरू कर रहा है, या आपको बोल दिए ये कण जो है वो गति करना शुरू कर रहा है, तो प्रारंभिक जो समय है वो कितना लेंगे हम लोग, 0। उसके बाद में वो कण गति करता हुआ यहाँ तक पहुँचा। यहाँ तक पहुँचने के बाद में वो फिर भी नहीं रुका, आगे की ओर चला गया, यहाँ तक चला गया। ठीक है, चलो मैं एक कॉमन डायग्राम दोनों के लिए बना लेता हूँ, जो दोनों के अंदर ही हम लोग काम में ले लेंगे। यहाँ से कण ने गति करनी शुरू की, यहाँ तक पहुँचा, उसके बाद में यहाँ तक पहुँचा। ठीक है, ये जो है अपने पास ये है प्रारंभिक बिंदु, यहाँ से गति करना प्रारंभ कर रहा है, मतलब समय का मान जो है वो कितना है, 0। जब ये यहाँ पर आया तो मैंने बोल दिया समय का जो मान है वो है t1, और जब ये यहाँ पर पहुँचा तो जो समय का मान है वो है t2। इस पथ को हमने नाम दे दिया OAB। ठीक है, अब t बराबर t1 जो है इसकी यहाँ से जो दूरी है, यहाँ से जो दूरी है हम लोग मूल बिंदु मान लेते हैं O को, तो O से जो दूरी है वो है R1। ठीक है, और हम लोग t बराबर t2 की बात करें तो मूल बिंदु से जो दूरी है वो कितनी है, R2 है अपने पास। ठीक है, अब देखिए अगर औसत हमें चाल चाहिए तो v एवरेज यानी औसत चाल जो है वो कौन से पथ के लिए आप लोग निकालते हैं ये भी निर्भर करेगा। अगर मैं a से b वाले पथ के लिए औसत चाल निकाल रहा हूँ, a से b वाले पथ के लिए, तो a से b वाले पथ के लिए औसत चाल मैं क्या कहूँगा, कितनी वो दूरी तय कर रहा है, कितना समय, या फिर संपूर्ण पथ की लंबाई। तो मैं कहूँगा दूरी जो वो तय कर रहा है वो है a से b तक ये वाली।
ये वाली दूरी तय कर रहा है ए से बी तक। अगर ओ से बी बोलता तो ये वाली कंप्लीट दूरी ले लेता। अब ए से बी की बात कर रहे हैं तो ये वाली दूरी, अब ये वाली दूरी जो है वो कितनी हो गई अपने पास, ये पूरी R2 और ये R1। तो R2 में से R1 घटा दूंगा तो ए बी दूरी आ जाएगी, यानी दूरी जो है वो कितनी है R2 माइनस R1 बटे में। समय कितना लगा, तो ए से बी तक जाने में समय जो है वो कितना लगा, तो यहाँ से 0 से शुरू हुआ समय, तो O से B तक जाने में समय कितना लग रहा है T2, O से A तक आने में समय कितना लग रहा है T1। तो मैं क्या लिखूंगा कि समय जो लग रहा है वो कितना लग रहा है T2 माइनस T1। तो जो औसत चाल है उसे हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और इसी तरीके से हम लोग लिख सकते हैं औसत वेग को। अब औसत वेग जो है वो क्या हो जाएगा, विस्थापन बटे समय। अब कण अगर एक सरल रेखा में ही गति कर रहा है तो जो चली गई दूरी है वही क्या हो जाएगी, उसका विस्थापन हो जाएगी। तो यहाँ पर भी अगर हम बात करें तो मैं लिखूंगा R2 माइनस R1 बटे में T2 माइनस में T1, ये हो जाएगा अपने पास औसत वेग। अब अगर पथ बदल जाए ना क्वेश्चन का, जैसे ये बोल दे कि ये वाले पथ के अनुसार जा रहा है, तो इस वाले पथ के अनुसार अगर जाता तो दूरी तो अपने पास क्या हो जाती, ये वाली ले लेता मैं, ठीक है, और विस्थापन जो है वो क्या होता, ये वाला हो जाती, ये वाली ले लेता मैं, ठीक है, और विस्थापन जो है वो क्या होता, ये वाला ले लेता। तो वहां पर औसत चाल और औसत वेग जो है उनके अंदर डिफरेंस उत्पन्न हो जाता। तो आपको एक बार बेसिक चीजें जो है वो समझनी है कि औसत वेग कैसे हम लोग निकालते हैं और औसत चाल जो है वो किस तरीके से हम लोग निकालते हैं। चलिए अब औसत चाल की हम लोग बात करते हैं कि औसत चाल जो होती है वो दो प्रकार की होती है, दूरी औसत चाल और समय औसत चाल। चलिए यहाँ पर अपने पास क्या थी, चाल, और इधर था अपने पास वेग यानी वेलोसिटी। चाल की अगर हम लोग बात करते हैं तो हमने लिख दिया कि जो औसत चाल होती है V एवरेज बराबर R2 माइनस R1, यानी इसको मैं बोल सकता हूँ कि कण की स्थिति में परिवर्तन, स्थिति को चलो S से हम लोग डिनोट कर लेते हैं, और बटे में क्या लिख दिया, समय में परिवर्तन, क्योंकि R2 माइनस R1 आ रहा था तो R2 माइनस R1 को क्या लिख देते हैं हम, परिवर्तन को लिख देते हैं डेल S। डेल S जो है वो हमने किसकी जगह लिखा है, R2 माइनस R1 की जगह, और डेल T जो है वो हमने किसकी जगह लिखा है, T2 माइनस T1 की जगह। अब देखो हमने क्या कहा, चाल जो औसत चाल जो होती है वो दो प्रकार की होती है। पहली जो है वो है समय औसत चाल, पहला जो प्रकार है इसका वो है समय औसत चाल। अब समय औसत चाल का मतलब जो है वो क्या हो गया, तो समय औसत चाल की अगर हम लोग बात करें तो मैं क्या कहूँगा कि यदि कोई कण T1, T2, T3 एंड सॉन Tn समय में V1, V2, V3, Vn चाल से गति करे तो औसत चाल समय औसत चाल कहलाती है। औसत चाल समय औसत चाल कहलाती है, यानी अगर आपको दूरी का मान ना देकर समय का मान दे रहा है तो जो चाल है वो औसत चाल जो है वो क्या कहलाएगी, समय औसत चाल कहलाएगी। तो देखिए कण जो है वो T1, T2, T3, Tn समय में है,
तो T1 T2 T3 Tn समय में है, मुझे अगर औसत चाल निकालनी है तो अंतर कुछ भी नहीं है, फॉर्मूला आपको यही लगाना है। यहाँ पर मैं बोलूँगा कि हमें औसत चाल चाहिए। औसत चाल जो है वो क्या होती है, कुल तय की गई दूरी बटे में समय जितना लग रहा है। अब दूरी वो कितनी तय करेगा, तो दूरी तो अपने को दे ही नहीं रखी है, दूरी अपने को दे नहीं रखी है, तो मैंने दूरी जो है वो मान ली D1 प्लस में D2 प्लस में D3, यानी T1 समय में कितनी दूरी तय कर रहा है D1, T2 समय में कितनी दूरी तय कर रहा है D2, प्लस में T3 में कितनी कर रहा है D3। ऐसे ही nवें सेकेंड में तय दूरी है Dn बटे में समय कितना, तो समय तो ये दे रखा है अपने को, तो T1 प्लस में T2 प्लस में T3 प्लस में कहाँ तक जाऊंगा मैं, Tn तक चला गया। अब देखो अपने को दूरी नहीं दे रखी है, तो अपने को दूरी जो है वो यहाँ से इन दोनों से बनानी पड़ेगी। तो दूरी जो है वो क्या होती है, दूरी होती है चाल गुणा समय। तो D1 को अगर मैं लिखना चाहूँ तो D1 जो है वो मैं क्या लिख दूंगा, मैं यहाँ पर लिख दूंगा कि जो समय औसत चाल है वो बराबर किसके हो जाएगी, D1 दूरी है, दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुणा समय। चाल कितनी है V1, समय कितना है T1, तो D1 की जगह क्या लिख दिया V1 T1, D2 की जगह क्या लिख दूंगा V2 T2, प्लस में D3 की जगह क्या लिख दूंगा V3 T3, प्लस में Dn की जगह क्या आ जाएगा Vn Tn, और बटे में कितना आ गया T1 प्लस में T2 प्लस में T3 प्लस में हैंड्स ऑन Tn तक आ गया। अब इसके बाद में इसके ऊपर केस बन जाते हैं। कैसे, आपको बोल दे कि कण अलग अलग समय में समान वेग से गति कर रहा है, अलग अलग समय के अंदर समान वेग से गति कर रहा है, सॉरी एक समान चाल से गति कर रहा है, ठीक है। आपको बोल दे कि यदि कण एक समान चाल से गति करे, एक समान चाल से गति करे, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया V1 V2 V3 ये सारे से सारे बराबर हैं, और किसके इक्वल मैं मान लेता हूँ, ये मैं इक्वल मान लेता हूँ V के, ये सारे के सारे जो हैं वो किसके इक्वल हैं, V के इक्वल है। तो V के इक्वल होंगे तो मैं क्या बोलूँगा कि V एवरेज जो समय औसत चाल है वो कितनी हो जाएगी, सब में से V जो है वो कॉमन आ गया, अंदर बच गया T1 प्लस में T2 प्लस में T3 प्लस में Tn, अपॉन में भी कितना है T1 प्लस में T2 प्लस में Tn तक। अब देखो इससे ये हो गया कैंसिल आउट, आपका आंसर जो है वो कितना बन गया, V ही बन गया, यानी जो सब की चाल है वही क्या हो जाएगी, औसत चाल अपने पास हो जाएगी। अब अगर हम लोग बात करें कि समय जो है वो बराबर हो, ये तो हमने क्या बोल दिया कि कण एक समान चाल से गति करे, यदि समय अंतराल एक समान हो, यानी जो ये अपने को T1 T2 दे रहा है, ये T1 T2 का मान जो है वो सबका बराबर है, और किसके बराबर है, ये T के बराबर है। तो अगर सबका मान बराबर है तो मैं बोलूँगा यहाँ से देखो V एवरेज जो है T का वो कितना हो जाएगा, तो हम बोलेंगे यहाँ पर V1 है तो V1 के साथ T, V2 के साथ T, V3 के साथ T, तो T तो आ गया सब में से कॉमन, अंदर क्या बच गया अपने पास, तो मैं लिखूँगा अंदर बच गया अपने पास V1 प्लस V2 प्लस में V3 प्लस में Vn, अपॉन में कितना बच गया, देखो T1 प्लस T2 T प्लस T प्लस T प्लस T प्लस T, कितने बार ऐड होगा ये n बार, तो ये कितना बन जाएगा nt, T से T क्या हो गया कैंसिल आउट, तो कितना आ गया V1 प्लस V2 प्लस में V3 एंड सोन Vn बटे में n, यानी जितने टाइम के अंदर जितने अलग अलग आपको टाइम दे रखे हैं वो टाइम आ जाएगा n यहाँ पर, ठीक है, और ऊपर आ जाएगा सब चालों का योग। अब अगर कोई ये बोल रहा है कि एक कण जो है वो संपूर्ण पथ को दो
बराबर समय के अंदर तय करता है, 2 बराबर समय के अंदर तय करता है। तो 2 बराबर समय में वो तय करेगा, तो मैं यहाँ पर n का मान जो है वो कितना लिख लूँगा, 2 यहाँ पर लिख लूँगा। अब ये तो मैं यहाँ पर n का मान जो है वो कितना लिख लूँगा, 2 यहाँ पर लिख लूँगा। अब ये सारी चीज़ें जो हैं ये एज इट इज वेग के अंदर भी आती हैं, सारी की सारी बातें जो हैं वो वेग के अंदर भी आती हैं। समय औसत चाल जो है इसे हमने बोल दिया समय औसत वेग। क्या बोल दिया, समय औसत वेग। समय औसत वेग जो है क्या बन जाएगा, आप लोग लिखोगे ये कि यदि कण t1 t2 t3 tn समय में v1 v2 v3 vn वेग से गति करे, चाल जो है यहाँ पर इस चाल की जगह इधर क्या आ जाएगा, वेग आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में क्या बोल रहा है, तो जो औसत वेग है वो क्या बन जाएगी, समय औसत वेग कहलाता है। बाकी सेम ऐसे का ऐसे यहाँ पर दूरी की जगह विस्थापन करते हुए आपको उधर भी नोट करना है। चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दूरी औसत चाल की या दूरी औसत वेग की, दूरी औसत चाल ये सेम है, दोनों चीज़ें आपको बराबर में लिखना जाना है। इधर हम दूरी औसत चाल लिख रहे हैं तो उधर क्या चला जाएगा, दूरी औसत वेग। ठीक है, अंतर जो पड़ेगा वो केवल दूरी और विस्थापन के मान के अंदर पड़ेगा, बाकी किसी भी फॉर्मूले के अंदर कोई अंतर वहाँ पर नहीं आएगा। दूरी औसत चाल की अगर हम लोग बात करें तो देखो समय औसत चाल के अंदर आपको मेनली जो है वो समय दिया हुआ था, लेकिन दूरी औसत चाल के अंदर आपको दे रहा है वो दूरी। कैसे कि यदि कोई कण d1 d2 d3 dn दूरियां क्रमशः v1 v2 v3 vn चाल से तय करे तो औसत चाल उसके अंदर क्या आ जाएगा, औसत वेग। तो औसत चाल दूरी औसत चाल कहलाती है, दूरी औसत चाल कहलाती है। अब दूरी औसत चाल की हम लोग बात करें तो देखो क्या लिखूंगा मैं बोलूँगा औसत चाल जो है वो बराबर होती है दूरी बटे में समय, और औसत वेग जो है वो क्या बराबर हो जाएगा, विस्थापन बटे में समय। दूरी की बात करें तो दूरियां तो आपको दे रखी है कि पहले d1 दूरी तय कर रहा है, फिर d2 दूरी, ऐसे ही dn दूरी तक तय कर रहा है वो। और अपने को नीचे आता है समय, तो समय मैं बोल लेता हूँ अगर d1 दूरी को तय करने में t1 समय लग रहा है, d2 को t2 लग रहा है, तो dn को tn लग रहा है, तो ये फॉर्मूला बन गया अपने पास। लेकिन अब अपने को t तो नहीं दिया हुआ, t की जगह क्या दिया हुआ है, v दिया हुआ है। तो क्या हम समय को चाल के पदों में या समय को वेग के पदों में लिख सकते हैं क्या, तो हम जरूर लिख सकते हैं। हम बोलते हैं कि दूरी बटे चाल बराबर होता है समय, दूरी बटे में चाल बराबर क्या होता है, समय। तो यहाँ पर मैं t1 की जगह अगर लिखना चाहूँ तो जो दूरी औसत चाल है वो कितनी बन जाएगी मेरे पास, d1 प्लस में d2 प्लस में चलता जाएगा dn तक, अपॉन में t1 की जगह क्या लिख लिया मैंने, दूरी बटे में चाल, d2 की जगह लिख लिया दूरी बटे में चाल। इसी तरीके से tn की जगह मैंने लिख दिया दूरी बटे में चाल लिख दिया। ये हो गई अपने पास दूरी औसत चाल। अब इसके अंदर भी अलग अलग कंडीशन जो है वो आपको क्वेश्चन के अंदर बोल देगा। क्वेश्चन के अंदर क्या बोल देगा आपको कि यदि कण v1 v2 v3 vn चाल से एक समान दूरियां तय करता है,
एक समान दूरियां तय करता है। ध्यान रखना, ऐसा का ऐसा छापना है वेग के अंदर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जहाँ पर चाल नाम आ रहा है वहाँ पर वेग आ जाएगा, यहाँ पर जो दूरी नाम आ रहा है वो वहाँ पर क्या आ जाएगा, वेग नाम आ जाएगा। तो एक समान दूरियां अगर तय करता है तो देखो क्या बनेगा, एक समान दूरी तय करेगा यानी d1 d2 d3 जो हैं इनका मान क्या है, बराबर है। और इनका मान बराबर किसके बराबर मैं मान लेता हूँ, d के बराबर मान लेता हूँ। बराबर कर दो तो देखो क्या बनेगा, v एवरेज जो है वो कितना बनेगा, ऊपर क्या बनेगा, d प्लस डी प्लस डी प्लस डी, कितनी बार होगा, n बार, तो क्या बन जाएगा nd अपोन में ये d बाई v1 d बाई v2 d बाई v3, तो d तो आ गया कॉमन और अंदर क्या बचेगा 1 बाई v1 प्लस में 1 बाई v2, ऐसे ही कहाँ तक जाएगा 1/में vn तक। अब देखो d से d चला गया, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं v1 v2 v3 इनका जो है इनको अगर लेना चाहूँ, एलसीएम अगर इनका मैं लेना चाहूँ तो एलसीएम अगर मैं लूँगा तो क्या बन जाएगा, देखो सबका एलसीएम लूँगा तो v1 v2 v3 सब मल्टीप्लाई के अंदर होंगे। तो इसको हम लोग इसी तरीके से लिख देते हैं कि जो औसत चाल है वो कितनी हो जाएगी, n/में 1/में v1 प्लस में 1/में v2 प्लस में 1/में vn, ठीक है। अब दूसरी बात अगर हम लोग करें कि यदि कण d1 d2 d3 दूरियां समान चाल से तय करें, समान चाल से तय करें, तो अगर समान चाल से वो तय करेगा तो हम लोग इसी फॉर्मूले को जो है वो क्या बोल देंगे, समान चाल से तय कर रहा है मतलब v1 v2 v3 vn जो है इनका मान बराबर है। और v1 v2 v3 vn का मान अगर बराबर करके हम v के बराबर ले लेते हैं तो जो अपने पास औसत चाल आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, मैं बोलूँगा d1 प्लस में d2 प्लस में कहाँ तक dn तक, बटे में कितना आ जाएगा d1 अपोन में v, अपोन वाला v जो है वो कहाँ पर चला जाएगा, ऊपर, क्योंकि v सब में से कॉमन आ जाएगा, ये सारे समान होंगे तो v चला गया ऊपर। नीचे क्या बच गया अपने पास, नीचे बच गया d1 प्लस में d2 प्लस में कितना dn तक, ये इससे ये कैंसिल आउट होकर आंसर जो है वो कितना आ गया अपने पास, v आ गया। अब इनके आगे भी अलग अलग केस बन सकते हैं, यानी आपको बोल दे कि दो ही चाल हैं v1 v2, तो यहाँ पर n का मान कितना हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा। तो आंसर क्या बन जाएगा, 2 v1 v2 अपोन में v1 प्लस v2। तो अगर अपने को इसके आधार पर अपने को ये देखना है कि अगर ये भाषा क्वेश्चन के अंदर आए तो अपने को किस तरीके से सोल्व करना है, आगे की ओर किस तरीके से हमें सोल्व करना है। तो ये अपने पास हो गई दूरी औसत चाल। तो दोनों जो हैं वो आप लोग एज इट इज वेग के अंदर नोट डाउन करोगे, केवल दूरी की जगह वहाँ पर कर दोगे विस्थापन, औसत चाल है चाल की जगह क्या कर दोगे वहाँ पर वेग, बाकी किसी विस्थापन औसत चाल है चाल की जगह क्या कर दोगे वहाँ पर वेग, बाकी किसी चीज़ के अंदर कोई भी वहाँ पर अंतर नहीं है। तो एज इट इज आपको वेग के अंदर ये कि ये चीज़ें जो है वो छापनी है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, एक समान चाल हमने देख ली, असमान चाल हमने देख ली, उसके बाद में अपने पास औसत चाल, औसत चाल के दो प्रकार, समय औसत चाल और दूरी औसत चाल। उसके बाद में जो प्रकार है एक होता है तात्क्षणिक चाल और इधर होता है तात्क्षणिक वेग, तात्क्षणिक चाल और तात्क्षणिक वेग, ये चाल का और वेग का लास्ट प्रकार होता है। तात्क्षणिक चाल की अगर हम लोग बात करें तो तात्क्षणिक चाल जो है वो क्या होती है, हम बोलेंगे किसी क्षण विशेष पर, किसी क्षण विशेष पर चाल का मान, चाल का मान क्या कहलाता है, तात्क्षणिक चाल कहलाता है। किसी क्षण विशेष पर
किसी क्षण विशेष पर वेग का जो मान है वो क्या कहलाता है? तात्क्षणिक वेग कहलाता है। क्षण विशेष पर चाल का मान तात्क्षणिक चाल और क्षण विशेष पर वेग का जो मान है वो तात्क्षणिक वेग कहलाता है। अब क्षण विशेष का मतलब क्या हो गया? जो हम औसत चाल ज्ञात करते हैं, औसत वेग ज्ञात करते हैं, वो संपूर्ण पथ के लिए ज्ञात करते हैं। उसके अंदर अगर हमें एक किसी निश्चित समय पर अगर चाल का मान या निश्चित समय पर वेग का मान हमें देखना हो तो वो वेग या वो चाल जो है वो बोली जाती है तात्क्षणिक चाल या तात्क्षणिक वेग। अब हमें पता है कि जो एवरेज होती है, जो औसत चाल होती है वो कितनी होती है? डेल एस अपॉन में डेल टी होती है। अब अगर हम लोग इसे लिखना चाहें तो डेल एस का मतलब क्या था? R2 माइनस R1। डेल टी का मतलब क्या था? T2 माइनस T1, यही था। अब मैं बोलूं कि मुझे अगर एक ही क्षण चाहिए, एक ही समय चाहिए, यानी मैंने बोल दिया कि मुझे 5 सेकंड पर ही चाल का मान चाहिए, मुझे एवरेज औसत चाल ना लेकर मैं तात्क्षणिक चाल लेना चाह रहा हूँ, यानी उस 5 सेकंड पर ही मैं चाल का मान देखना चाह रहा हूँ, तो मैं कहूँगा यहाँ पर दोनों अलग अलग समय हैं। ठीक है, इन दोनों अलग अलग समय जो है इनकी जगह एक ही समय आ जाए तो यही औसत चाल जो है वो क्या बन जाएगी? तात्क्षणिक चाल बन जाएगी। तो मैं ऐसे बोल देता हूँ कि अगर मेरे पास 5 सेकंड है तो मैं कहूँगा T2 बराबर भी 5, T1 बराबर भी 5, तो मान कितना आ गया मेरे पास? 0 आ गया। लेकिन अगर मान 0 आ जाएगा तो ये बन जाएगा अनंत, आगे अपन सोल्व नहीं कर सकते। तो मैं कहूँगा कि इसका T2 माइनस T1 जो है इसका अंतर 0 नहीं है, लेकिन 0 से थोड़ा सा बड़ा है, 0 से बहुत थोड़ा सा बड़ा है, तो ये 0 नहीं बन पाएगा। लेकिन अंतर जो है इन दोनों का वो बहुत कम है, मतलब T2 बराबर तो मैंने ले लिया 5.00000001 सेकेंड, ठीक है, और T1 बराबर मैंने ले लिया 5.00000000 सेकेंड। तो अब यहाँ पर देखो, ये लो ले लिया, ठीक है। अब दोनों का अंतर जो है वो देखें तो दोनों का अंतर जो है वो 0.00000001 का है, यानी बहुत कम है, लेकिन 0 नहीं है तो ये अनंत नहीं बनेगा। तो हम लोग अगर हमें 5 सेकंड के ऊपर तात्क्षणिक चाल निकालनी है या चाल निकालनी है 5 सेकंड के ऊपर, तो मैं बोल लेता हूँ कि मुझे T2 माइनस T1 का जो मान है वो अप्रोक्स कितना करना पड़ेगा? 0 करना पड़ेगा। अप्रोक्स कितना करना पड़ेगा? 0। तो मैं बोलता हूँ कि जो तात्क्षणिक चाल है इसे लिखते हैं हम लोग इंस्टेंटेनियस, यानी तात्क्षणिक चाल बराबर बन जाएगी, लिमिट लगा दूं और मैं बोल दूं कि डेल टी का जो मान है वो एग्जैक्ट 0 नहीं है, लेकिन वो 0 के काफ़ी नज़दीक है। और क्या लगा दूंता हूँ? डेल एस अपॉन में डेल टी। ये जो है इसको बोला जाता है डी एस अपॉन में डी टी, ठीक है। यहाँ पर s जो है वो क्या है? दूरी है। सेम ही चीज़ यहाँ पर औसत चाल, औसत वेग जो है वो क्या बन जाएगा? डेल एस अपॉन में डेल टी, ठीक है। तो अगर मुझे इंस्टेंटेनियस की मान देखना है, तात्क्षणिक वेग का मान देखना है, तो मैं लिखूंगा डेल टी टेंस टू 0 डेल एस अपॉन में डेल टी। यहाँ पर ये जो डेल एस है ये है विस्थापन, तो डी एस अपॉन में डी टी आ गया ये वाला। ये आपके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ज़्यादातर न्यूमेरिकल जो हैं वो इसी के ऊपर बेसिस आपको मिलेंगे। अब इसका मतलब क्या हो गया कि इसका मतलब हो गया ये अगर दूरी है, ठीक है, तो दूरी का समय के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या मिलेगी? तात्क्षणिक चाल मिल जाएगी हमें, ठीक है। दूसरी अगर हम इधर बात करें तो ये S जो है वो क्या होता है? विस्थापन। तो मैं बोलूँगा विस्थापन का समय के सापेक्ष अवकलन करने पर वेग मिल जाता है,
क्या मिलता है, वेग मिलता है। लिख दिया हमने यहाँ पर कि दूरी का समय के साथ सापेक्ष अवकलन कर दिया तो क्या मिले, तात्क्षणिक चाल। विस्थापन का समय के सापेक्ष अवकलन कर दिया तो हमें क्या मिलेगा, तात्क्षणिक वेग मिलेगा, यानी किसी क्षण विशेष पर वेग का मान जो है वो मिल जाएगा। अब इसी को हम लोग जो है वो कैसे बोल सकते हैं कि इसी को हम लोग बोल सकते हैं दूरी में समय के सापेक्ष, दूरी में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर, या फिर यहाँ पर ये समय में के सापेक्ष ना भी दे तो भी वही बात होती है, दूरी में परिवर्तन की दर क्या होती है, तात्क्षणिक चाल। क्या होती है, तात्क्षणिक चाल। या फिर अगर हमें ये बोल दे कि देखो ds को इधर रख लूँ, dt को इधर ले आऊँ, मैं ds को उधर रख के dt को इधर ले आऊँ, तो ds बराबर जो है वो कितना बन जाएगा, v इंस्टेंटेनियस यानी तात्क्षणिक चाल गुणा में dt। दोनों तरफ का समाकलन कर दूं तो ds का समाकलन s हो जाएगा और इधर समाकलन v इसका हो जाएगा t के सापेक्ष। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ चाल समय वक्र, चाल समय वक्र द्वारा घिरा क्षेत्रफल, द्वारा घिरा क्षेत्रफल, घिरा क्षेत्रफल द्वारा घिरा क्षेत्रफल दूरी के तुल्य या दूरी में परिवर्तन के बराबर होता है, दूरी में परिवर्तन के बराबर होता है। ठीक है, अब इसी तरीके से मैं इसमें लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा कि जो ds है, सबसे पहले तो ये बात लिखें, विस्थापन में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर, विस्थापन में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर जो है वो क्या कहलाती है, तात्क्षणिक वेग कहलाती है। क्या कहलाएगी, तात्क्षणिक वेग। उसके बाद में अगर हम लोग यहाँ से लिखें इसको इधर लेके, ds बराबर क्या बन जाएगा, v इंस्टेंटेनियस यानी तात्क्षणिक वेग गुणा में dt। तो इसको अगर मैं दोनों तरफ का अवकलन कर दूं तो मैं यहाँ पर लिखूंगा ds का s बराबर v इंस्टेंटेनियस गुणा में dt। क्या लिख दूंगा यहाँ पर लिख दूंगा कि वेग और समय, वेग और समय वक्र द्वारा घिरा क्षेत्रफल, वक्र द्वारा घिरा क्षेत्रफल किसके तुल्य होता है, विस्थापन में, विस्थापन में परिवर्तन के तुल्य होता है, विस्थापन में परिवर्तन के तुल्य होता है। अब एक चीज़ और भी लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं कि अपने को दे दिया कि v इंस्टेंटेनियस बराबर ds अपॉन में dt। इसका मतलब दूरी समय वक्र जो है, दूरी समय वक्र जो है, इस दूरी समय वक्र की ढाल या प्रवणता, आपको ध्यान हो तो ग्राफ के अंदर अवकलन के अंदर मैंने ये बात लिखवाई थी आपको, दूरी समय वक्र की ढाल या प्रवणता किसके बराबर होती है, तात्क्षणिक चाल के बराबर होती है, तात्क्षणिक चाल के बराबर होती है। अब अगर हम इसकी बात करें तो ये देखो क्या है अपने पास, विस्थापन और समय। तो मैं बोलूँगा विस्थापन समय, विस्थापन समय वक्र की ढाल, विस्थापन समय वक्र की ढाल किसके बराबर होती है, तात्क्षणिक वेग के बराबर होती है, तात्क्षणिक वेग के बराबर ये हो जाएगा। तो मेनली जो अपने पास
जो वेग का कॉन्सेप्ट आएगा या जो चाल का कॉन्सेप्ट आएगा वो तात्क्षणिक से रिलेटेड आएगा, तात्क्षणिक चाल या फिर तात्क्षणिक वेग। तो आपको ध्यान में जो है वो ये रखनी है ये चीज़ें कि दूरी के सापेक्ष अगर अवकलन कर दिया तो समय के सापेक्ष अवकलन कर दिया तो तात्क्षणिक चाल, विस्थापन का समय के सापेक्ष अवकलन कर दिया तो तात्क्षणिक वेग जो है वो हमें मिल जाएगा। चाल समय वक्र द्वारा घिरा क्षेत्रफल दूरी के में परिवर्तन के बराबर और विस्थापन वेग समय वक्र द्वारा घिरा क्षेत्रफल विस्थापन में परिवर्तन के तुल्य होता है। दूरी समय वक्र की जो ढाल है या प्रवणता जो है जिसे हम tan थीटा से लिखते हैं, m से लिखते हैं, वो किसके बराबर हो जाएगी, तात्क्षणिक चाल के। और विस्थापन समय वक्र की जो ढाल है वो किसके बराबर हो जाएगी, अपने पास तात्क्षणिक वेग के बराबर हो जाएगी। तो चलिए अब एक एग्जाम्पल लेकर जो है वो इस चीज को हम लोग समझते हैं। जैसे आपको विस्थापन जो है उसकी कोई समीकरण दे देता है, ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो आपको इसी टाइप के मिलेंगे। तो एक क्वेश्चन को अगर आप समझ लोगे तो ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो आप लोग कर सकते हो। जैसे मैंने बोल दिया कि एक कण का विस्थापन जो है वो है s बराबर टी स्क्वायर प्लस में 2t माइनस 4 मीटर। यहाँ पर t जो है वो क्या है, t जो है वो है समय, ठीक है। अब मुझे जो है वो t बराबर 2 सेकंड पर कण का वेग ज्ञात करना है। t बराबर 2 सेकंड पर कण का वेग ज्ञात करना है। t बराबर 2 सेकंड पर कण का वेग जो है वो कितना हो जाएगा, तो मैं कहूँगा विस्थापन अगर हमें दिया हुआ है तो विस्थापन का समय के सापेक्ष एक बार अवकलन कर देंगे तो क्या आ जाएगा, वेग आ जाएगा। तो विस्थापन का एक बार अवकलन कर दो तो क्या आ जाएगा, वेग आ जाएगा, तात्क्षणिक वेग उस क्षण विशेष पर। और ये क्षण विशेष पर ही पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखो टी स्क्वायर है तो टी स्क्वायर का टी के सापेक्ष अवकलन कितना हो जाएगा, 2t की घात 1 प्लस में 2 तो अचर है, t की घात 1 का अवकलन कितना हो जाएगा, तो t की घात 1 का हो जाएगा 1t 1 माइनस 1। x की घात n का अवकलन का सूत्र हमने लिखा था, क्या होता है, nx n माइनस 1। तो यहाँ पर t है, t की घात n है तो n t की घात n माइनस 1 हो जाएगा। तो ये बन गया। अचर अकेला आ रहा है तो उसका अवकलन कितना हो जाएगा, 0। तो v बराबर अपने पास आ गया 2t प्लस में ये बन गया t की घात 0। तो t की घात 0 का मान कितना हो जाएगा, 1। तो ये अपने पास तात्क्षणिक वेग का मान आ गया 2t प्लस 2। अब हमें वेग का मान कहाँ पर निकालना है, t बराबर 2 सेकंड पर। तो इसके अंदर t बराबर रख दो 2 सेकंड, तो v बराबर कितना आ जाएगा, 2 गुणा 2 प्लस में 2 यानी 4 और 2 कितने हो गए, 6 मीटर प्रति सेकंड अपने पास हो गया है ये। तो v बराबर हो गया 2 गुणा 2 प्लस में 2 यानी 6 मीटर प्रति सेकेंड। अब इसके अंदर हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं कि अवकलन करने पर हमें क्या मिल रहा है, वेग मिल रहा है। तो वेग का अगर मैं समय के सापेक्ष समाकलन कर दूं तो उससे मुझे क्या मिल जाएगा, विस्थापन भी मिल जाएगा। तो नोट लगाकर हम लोग नीचे एक बात ये भी लिखेंगे, क्योंकि अवकलन और समाकलन एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। तो मैं लिखूं वेग का समय के सापेक्ष समाकलन करने पर विस्थापन प्राप्त होता है, विस्थापन प्राप्त होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप लोग इस तरीके के छोटे छोटे एग्जाम्पल जो हैं वो 1D के जो DPP है उसके अंदर आप लोगों को मिल जाएंगे, तो उसे आप लोग सॉल्व कीजिए। तो आज के वीडियो लेक्चर के अंदर इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम त्वरण की बात करेंगे। त्वरण जो है उसको हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे और इसके 1-2 न्यूमेरिकल जो है वो और भी हम लोग देखेंगे। थैंक यू।